स्टूडेंट्स, अब जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे उसका नाम देख रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। बच्चों, सर्कुलर मोशन चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और सर्कुलर मोशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे ये काफी आसान है, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि वहां पे क्वांटिटीज थी, डिस्प्लेसमेंट, या उसके बाद हमने वेलोसिटी, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। वैसे ही यहां पर भी क्वांटिटीज होंगी बट इन एंगुलर फॉर्म, पर काफी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनसे आपको ये चैप्टर सॉल्व करने में या इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसान लगेंगे। और बच्चों, जैसा मैंने बोला कि इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसका कारण है क्योंकि इस चैप्टर के बाद जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो रोटेशनल मोशन हमें काफी आसान लगने लग जाता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो यहीं से हम लोग पिक करते हैं या यहीं से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करता है तो उसके सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है या किस तरह से हम लोग सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं। बच्चों, मानकर चलिए कि यहां पर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे लगातार रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक फिक्स पॉइंट। वैसे तो इसको सर्कल का सेंटर बोला जाता है, पर अभी मैं इसको नाम दे रहा हूं फिक्स पॉइंट। बच्चों, अगर ये पार्टिकल इस सर्कल पर रिवॉल्व कर रहा है तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल अगर एक इस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा हो कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। पार्टिकल अगर एक ऐसे पाथ पर मोशन परफॉर्म कर रहा हो कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो उस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग सर्कुलर पाथ बोलते हैं, जैसा कि आप नोटिस कीजिए। बच्चों, पार्टिकल जब रिवॉल्व करते हुए यहां होगा तो आप नोटिस कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस जो होगी इस फिक्स पॉइंट से ये वाली होगी। लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस कितनी है, r। थोड़ी देर बाद पार्टिकल जब रिवॉल्व करते हुए यहां पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस उसकी अब ये होगी, इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, r। अगर पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पर होगा तब भी हम लोग अगर डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, r, फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। अगर ऐसा कोई पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है देन उस पाथ को हम लोग सर्कुलर पाथ और उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि ये फिक्स पॉइंट है, पर इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में नाम देंगे दिस फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आइए बच्चों, हम लोग इन्हीं चीजों को आगे डिफाइन करते हैं और क्या क्या और कंडीशंस बनेगी वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बच्चों, पहली लाइन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, जैसा सर ने आपको बताया, और फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस था जिसको सर ने आर मार्क करा था, देन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। बच्चों, यहां पर एक बात और है कि यहां पर लिखा है इन अ प्लेन, इसका मतलब एक कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। यहां पर दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं। अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज होंगे। आगे लिखा हुआ है द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। बच्चों, इस बात को समझना, जैसे सर ने बोला था कि सेंटर से जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसके बीच का कोई लाइन बनाए वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, उसको सर ने आर मार्क किया था। बच्चों, उसका नाम होता है रेडियस। तो बच्चों, ये जो आर है इसका मतलब है रेडियस। तो सेंटर से पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस। अगर मैं इसी डिस्टेंस में डायरेक्शन और ज्वाइन कर दूं तो ये बन जाता है रेडियस वेक्टर। तो बच्चों, सेंटर से उस पार्टिकल तक जो डिस्टेंस है आर और उसमें मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन ज्वाइन कर दिया तो बन जाता है रेडियस वेक्टर। तो बच्चों, मैंने एक बात बोली, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आपसे कोई पूछे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा तो आप बोलोगे सेंटर से आउटवर्ड साइड। इसका मतलब अगर पार्टिकल यहां पर आ गया तो सेंटर से यहां तक का जो ये डायरेक्शन होगा ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होगा और इसकी लेंथ अभी भी कितनी होगी, आर। तो बच्चों, आपने क्या नोटिस करा, पार्टिकल जब यहां था तो रेडियस आर था पर उसकी डायरेक्शन यहां पर कहीं थी। जब ये यहां पर आया तो डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ गई है। जब ये नीचे आएगा तो डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है या उसका मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स है, बट व्हाट इज चेंजिंग, डायरेक्शन। तो आपसे कोई पूछे क्या सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर की फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, तो आंसर होगा नो, इट हैज ओनली फिक्स मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। तो बच्चों, याद रखना, रेडियस वेक्टर सेंटर से स्टार्ट होता है और आउटवर्ड साइड होता है और पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए बनता है। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एंगुलर पोजीशन।
बच्चों एंगुलर पोजीशन जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो अब हम लोग इसको काइनेमैटिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा वहां से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज जैसा कि लिखा हुआ है, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस लाइन सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों इसका क्या मीनिंग है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं पार्टिकल इस पे रिवॉल्व कर रहा है एंड लेट अस कंसीडर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब बच्चों ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस, जिससे ये शो हो रहा है कि ये सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है वो xy प्लेन में कर रहा है, और ये है सर्कल का सेंटर, जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं ये सर्कल का सेंटर है। अब बच्चों पोजीशन जब हम लोग डिफाइन करते थे काइनेमैटिक्स में, तो आपको जब भी पूछा जाता था कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमेशा हमें एक ओरिजिन की जरूरत होती थी। हम हमेशा पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते थे कि ओरिजिन यहां है तो पार्टिकल 5 मीटर आगे है या 5 मीटर पीछे है या 10 मीटर ऊपर है, तो वो हमेशा हम लोग कहां से बताते थे? ओरिजिन से। मतलब हमारे पास हमेशा एक रेफरेंस था इन फॉर्म ऑफ ओरिजिन। तो यहां पे भी हमें पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन बतानी है कि पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन क्या है। तो बच्चों एंगुलर पोजीशन मतलब सिंपली अगर हम लोग सीधे शब्दों में बोले तो हमें बताना है कि पार्टिकल कितने एंगल पर प्रेजेंट है। तो वो एंगल कहीं से तो हम लोग मेजर करेंगे, और जहां से भी हम लोग उस एंगल को मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेफरेंस लाइन। बच्चों एक क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, पर अभी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम लोगों ने अपने एक्स एक्सिस को एक रेफरेंस लाइन मान लिया है, और पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस से उसका एंगल मेजर किया जाए, उसकी एंगुलर पोजीशन मेजर की जाए, तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है। तो पार्टिकल अगर एक्स से पॉइंट ए पर आ जाता है, तो बच्चों एक्स से जब वो ए पॉइंट पर आया इस तरह का मोशन परफॉर्म करते हुए, तो ये जो रेफरेंस लाइन से उसने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, दैट इज थीटा, इस थीटा को हम लोग डिफाइन करेंगे एज एंगुलर पोजीशन। तो बच्चों बहुत सिंपल सा केस है कि रेफरेंस लाइन से पार्टिकल ने जो मोशन परफॉर्म किया किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसमें ये जो रेडियस वेक्टर है, जैसा सर ने आपको बताया, जिसको सर ने आपको वेक्टर आर से डिनोट करना भी बताया था, ये रेडियस वेक्टर जिस एंगल पर भी इंक्लाइंड होगा उसी एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एंगुलर पोजीशन। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एग्जैक्टली। अब बच्चों नेक्स्ट आती है बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। याद करो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। क्या सीखा था? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, या फिर चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों अब यहाँ पर बात हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जैसे सर ने बोला कि क्या जब रेडियस वेक्टर टर्न होता है तो कुछ ना कुछ एंगल कवर करता है। अगर रेडियस वेक्टर टर्न होते हुए कुछ एंगल कवर कर रहा है तो यहाँ पर अपन उसी को कुछ कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर बच्चों अपने को मालूम होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, angle through which the position vector of the moving particle rotates in a given time interval is called angular displacement. For example बच्चों कि अभी पार्टिकल इनिशियली यहां पर है और इसका रेडियस वेक्टर पर मार्क कर दिया है, दैट इज आर वेक्टर। और बच्चों मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं यहां पर आर इनिशियल वेक्टर। अब बच्चों एक चीज सोचो, जब मैंने इसको ये इनिशियल पोजीशन कही, मतलब मैं इसको यहां से कंसीडर करना चालू कर रहा हूं, मतलब ये t इक्वल टू एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं सर मैं। तो बच्चों यहां सर ने जैसा समझाया कि मैंने अगर रेफरेंस लाइन अगर x को मान रखा है तो इसके पास इनिशियली में कोई एंगल है जिसको मैं थीटा इनिशियल कह सकता हूं। बिल्कुल सर। अब बच्चों ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव होते होते सपोज बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसको मार्क कर देते हैं अपन बी पॉइंट, और यहां पर जो इसका नेक्स्ट रेडियस वेक्टर होगा उसको अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? बी पॉइंट और इसका नेक्स्ट रेडियस वेक्टर। तो सोचो ये जो अपना रेडियस वेक्टर है ये घूमते 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 यहां पहुंच गया। बिल्कुल सर। तो इस रेडियस वेक्टर ने जो एंगल कवर करा उस एंगल की अपन बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जो रेडियस वेक्टर ने एंगल कवर करा वो तो ये वाला है, पर अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन से देखता हूं तो रेफरेंस लाइन से इसने यहां से लेकर यहां तक में कुछ थीटा फाइनल कवर करा। बिल्कुल सर। और बच्चों ये जो उसकी रेडियस वेक्टर है ये आर फाइनल भी कह सकते हैं सर। इसमें तो आर फाइनल इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज। एग्जैक्टली सर, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। तो बच्चों इनिशियल डायरेक्शन यहां पर थी, फाइनल यहां पर है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए अपन ने बोल दिया आर इनिशियल एंड आर फाइनल। तो बच्चों जो रेडियस वेक्टर पहले ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे आया, तो रेडियस वेक्टर ने जितना एंगल कवर करा उसी को अपन कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? रेडियस वेक्टर ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जितना एंगल कवर करा उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या रेडियस वेक्टर ने ये वाला एंगल कवर करा? बिल्कुल सर। अगर बच्चों मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो बच्चों क्या अपन उसको डेल्टा थीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर बच्चों मैं लिखता हूं थीटा फाइनल
माइनस थीटा इनिशियल विच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है? डेल्टा थीटा। इसका मतलब अपन किसी रेफरेंस से लास्ट पॉइंट तक देख रहे हैं और रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कवर करा वही अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा मालूम पड़ गया। बचपन में आपने एक फॉर्मूला सीखा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों फॉर्मूला यही है कि जितना एंगल कवर करा रेडियस वेक्टर ने और उसके टिप ने जो डिस्टेंस कवर करा उसको क्या कहते हैं? आर्क। किसके टिप ने? रेडियस वेक्टर के टिप ने जितना डिस्टेंस कवर करा उस एंगल को कवर करने के लिए उसको कहते हैं आर्क। मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया अपना आर्क अपॉन रेडियस, जो इस रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों कह सकते हैं डेल्टा थीटा इस डेल्टा एस, दिस आर्क इज डेल्टा एस। और बच्चों में इसको मार्क करके भी आपको दिखा देता हूं, क्या वो इनिशियली यहां पर था और बी तक गया, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आर्क बोलेंगे, डेल्टा एस अपॉन आर। और बच्चों डेल्टा थीटा की यूनिट होती है रेडियन। इसको डिग्री में मत लिखना, ये हमेशा किसमें होता है? रेडियन में। अगर आपको डिग्री में दे रखा है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तब जाके ही आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और बच्चों दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बिल्कुल। और सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस? यस सर। बच्चों आपको मालूम है ही सही, क्या अपन कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो बच्चों इसके थ्रू आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपसे पूछे 1 डिग्री तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। सर क्या हम लोग इसको इन सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन? बिल्कुल सर। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ऑब्वियसली बात है बच्चों, इनिशियल एंगल कितना था? थीटा है। फाइनल एंगल कितना था? थीटा एफ। तो अपन लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज डेल्टा थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके बाद सर बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है कि क्या सर जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है क्या तभी हम लोग इसकी एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं या किसी दूसरे पाथ पर भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? सर वैसे तो अपन इसको किसी पाथ पर डिफाइन कर सकते हैं अगर वहां पर एंगल चेंज हो रहा है। तो एक बार आप शायद उस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ये जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ने जाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्वांटिटीज हमें पढ़नी है। तो बात ये चल रही है कि क्या इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमेशा ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाहिए या किसी दूसरे पाथ पर भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो आइए इसी पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। नोटिस कीजिए बच्चों, मानकर चलिए कि यहां पर कोई एक पार्टिकल है, दैट इज पार्टिकल ए, और पार्टिकल ए इस लाइन पर अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस, और ये किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर वी। अब बच्चों यहां पर दो तरह के ऑब्जर्वर्स हैं। मानकर चलिए कि एक ऑब्जर्वर यहां पर है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर बच्चों हम लोगों ने यहां कंसीडर कर लिया, दैट इज ऑब्जर्वर 2। एक ऑब्जर्वर यहां पर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब बच्चों इन ऑब्जर्वर्स से पूछा जाए कि आपको ये पार्टिकल ए कैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑब्जर्वर 1 को कैसा दिखाई दे रहा है। इमेजिन कीजिए बच्चों, मैं अगर ऑब्जर्वर 1 हूं और मैं अगर इस पार्टिकल को देख रहा हूं तो ये पार्टिकल हमेशा मुझे मेरे रिस्पेक्ट में सीधा जाता हुआ नजर आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल ए स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट्स ट्रू कि इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है। पर एट द सेम टाइम इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि आपके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इमेजिन कीजिए बच्चों कि आप कहीं रोड साइड कॉर्नर पे खड़े हुए हैं और आपके सामने सड़क से कोई एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता हुआ ऐसे जा रहा है, पर आपसे पूछा गया कि आपके रिस्पेक्ट में इसका कैसा मोशन है। तो इमेजिन कीजिए कि जब वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा था तो जब आप उसको अपने रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो इनिशियली आप उसको ऐसे देख रहे थे, और जैसे जैसे वो चल रहा था तो फाइनल पोजीशन तक देखने के लिए आपको उससे अगर लगातार नोटिस करना है तो आपको अपने फेस को रोटेट करना पड़ेगा। पहले आप उसको इधर देख रहे थे और जैसे जैसे उसने मोशन किया आपको अपना फेस रोटेट करना पड़ रहा है। तो बच्चों अगर आपको अपना फेस रोटेट करना पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब आपके रिस्पेक्ट में उसका मोशन कैसा हो गया? एंगुलर। तो बच्चों नोटिस कीजिए, अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि इनिशियली ये जो ए था वो मेरे रिस्पेक्ट में यहां था, बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद ये ए इसके रिस्पेक्ट में यहां पहुंच गया। तो नोटिस कीजिए यहां से यहां तक अगर इसको कंटिन्यूअसली देखना है तो अपने फेस को इसको रोटेट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एंगल से। तो क्या इस ऑब्जर्वर के लिए ये पार्टिकल ए एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो आपका आंसर है यस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कोई भी ऑब्जर्वर जिसे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने फेस को रोटेट करना पड़ रहा है,
वो कोई भी ऑब्जर्वर जिसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने फेस को रोटेट करना पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए ये वाला पार्टिकल एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर के लिए वो सभी एंगुलर क्वांटिटीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सर्कुलर मोशन ही हो, हम दूसरे पाथ के लिए भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए एंगुलर मोशन डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, इट इज एन एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ angular displacement is perpendicular to the plane along the axis of rotation is given by right hand thumb rule। तो बच्चों इसी को अपन पहले वाले डायग्राम से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बच्चों यहां पर अपना जो रेडियस वेक्टर इनिशियल था वो ये था OA। अब बच्चों OA के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स रख लो, पर बच्चों राइट हैंड थंब रूल से पहले ध्यान रखिएगा फिंगर्स और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड का फिंगर्स और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, और उसके बाद फिंगर्स का डायरेक्शन अपने इनिशियल रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो बच्चों इनिशियल रेडियस वेक्टर ये रहा, और इसके डायरेक्शन में फिंगर्स रख दिए। अब बच्चों फिंगर्स को वैसा कर्ल करो जैसा पार्टिकल मूव कर रहा है, कर्ल करना घुमाना है, और बच्चों ये वाला पार्ट स्टेशनरी रहना चाहिए। तो सोच के देखो A से B जा रहा है, तो मैंने फिंगर्स ऊपर कर्ल करी, और जब घूम के पूरा थंब बन गया, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। तो बच्चों एक चीज वापस बोलता हूं, फिंगर एंड थंब बोथ शुड बी परपेंडिकुलर, direction of finger should be in the direction of initial radius vector, and then curl the finger in the motion of direction of particle। तो बच्चों ऐसे टर्न करा, जब आपकी फिंगर्स पूरी कर्ल हो जाए तो आप नोटिस करें जो थंब का डायरेक्शन है वही थंब का डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये एक्सिस के अलोंग हो सकता है। एग्जैक्टली। तो सर अगर मैं यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक्सिस बना देता, जैसे साइकिल के अंदर बेटा एक्सिस होती है या किसी स्क्रू बोल्ट में होती है, तो इस एक्सिस के अबाउट वो डायरेक्शन बाहर आएगा। तो बच्चों जो पार्टिकल गोल गोल घूमेगा वो इस एक्सिस के अबाउट है, तो जो डायरेक्शन अपना आ रहा है वो भी इस एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है, इसलिए अपन इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो बच्चों इसलिए अपन ने नेक्स्ट लाइन में लिखा इट इज एन एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या वो प्लेन एक्सवाई प्लेन में पार्टिकल रोटेट कर रहा था और एक्सियल वेक्टर आउटवर्ड था, तो क्या वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, इसलिए क्या लिखा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि ऐसी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करे, तो उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पर जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये डी थीटा लिखा हुआ है, और बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि डी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, और डेल्टा का मतलब, या डेल्टा नहीं भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज बिगर डिस्प्लेसमेंट। तो d का मतलब स्मॉलेस्ट होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, ये क्या लिखा हुआ है, d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 इज इक्वल टू d थीटा 2 प्लस d थीटा 1। इसका मतलब पहले हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया और उसके बाद ऑर्डर बदल के हमने थीटा 2 को 1 के साथ ऐड किया, तो दोनों के साथ आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि ऑर्डर बदल के ऐड करना। बट हाँ सर, बिल्कुल सर। सर क्या अपन इस बात को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो बच्चों आप नोटिस कीजिए, इसको प्रूफ करने का एक तरीका है। इमेजिन कीजिए बच्चों हमारे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे दो तरह से इसको घुमा सकते हैं, है ना? इसको घुमाने का तरीका है कि एक तो हम लोग इसको वर्टिकली घुमा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, और एक तरीका है कि हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं कि इसको हम लोग वर्टिकली ऐसे घुमा सकते हैं या फिर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली इस तरह से घुमा सकते हैं। हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब कैसे नहीं करता चेक कीजिए। सबसे पहले मैं बड़े एंगल्स घुमा रहा हूं। इमेजिन कीजिएगा 1 और 2 का एडिशन जो होगा वो 2 और 1 के एडिशन के बराबर नहीं आएगा। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर सबसे पहली चीज हम लोग नोटिस करें, ये हमारी इनिशियल लोकेशन है। सबसे पहले मैं इसको थीटा 1 घुमा रहा हूं हॉरिजॉन्टली। कैसे घुमा रहा हूं? हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों 90 डिग्री में घुमा रहा हूं थीटा 1, ये हॉरिजॉन्टली मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया। ओके। अब इसको मैं 90 डिग्री वर्टिकल घुमा रहा हूं, ये थीटा 2 घुमा दिया 90 डिग्री वर्टिकल। आप लोकेशन चेक कर लीजिए, आपकी ये जो नोटबुक है या ये जो मॉड्यूल है हॉरिजॉन्टल आई है। मैं दोबारा कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले कैसे घुमाया था? 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल, फिर 90 डिग्री वर्टिकल। तो ये लोकेशन आई थी। दोबारा से देख लीजिए, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री वर्टिकल, ये लोकेशन आई है।
अब हमें θ2 प्लस θ1 करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या घुमाया था, हॉरिजॉन्टल, फिर घुमाया था वर्टिकल। इस बार उल्टा करेंगे, पहले घुमाया हमने 90 डिग्री वर्टिकल और फिर घुमाया 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल। इस बार तो वर्टिकल हो गई, इस बार ये वर्टिकल हो गई। पहले अपनी लोकेशन अलग आई थी, इस बार अपनी लोकेशन अलग आई है। तो बच्चों एक बार फिर से करके देख लेते हैं। नोटिस कीजिए, सबसे पहले हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद घुमाया वर्टिकल, तो ये लोकेशन आई थी। अब हम लोग पहले घुमाएंगे वर्टिकल और फिर घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल, लोकेशन चेंज। मतलब θ1 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस 1। बट अब बच्चों हम लोग स्मॉलेस्ट घुमा रहे हैं। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा सा रोटेशन करेंगे। चेक कीजिए, पहले हम लोग छोटा सा रोटेशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये छोटा सा रोटेशन हॉरिजॉन्टल, छोटा सा ही करना है बच्चों, ज्यादा नहीं घुमाना। θ1 छोटा और फिर θ2 और छोटा। तो पहले हमने घुमाया हॉरिजॉन्टल, फिर घुमाया वर्टिकल। अब लोकेशन चेक कर लीजिए, बिल्कुल θ1 हॉरिजॉन्टल, θ2 वर्टिकल, ये छोटा सा, ठीक है। अब पहले हम लोगों ने घुमाया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब हम लोग पहले घुमाएंगे वर्टिकल फिर घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल। नोटिस कीजिए एग्जैक्टली सेम आया है। दोबारा से देख लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल हमने पहले किया था। अब हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। नोटिस कीजिए लोकेशन एग्जैक्टली सेम आई है। मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वो वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। पर बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमको दिया है तो वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता, तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, बच्चों मैंने सिर्फ इतनी सारी बात बोली है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। बट बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अपन यहां बात करें कितना एंगल कवर कर लिया। तो बच्चों एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, खुद सोच के आप देख सकते हो, पार्टिकल यहां था, घूम के यहां पर आ गया, कितना एंगल कवर हुआ, 360 डिग्री, 360 डिग्री। आप फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो बच्चों बोल सकते हैं इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन। तो बच्चों सिमिलरली आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है इन 1/4 रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन हाफ रेवोल्यूशन, तो आप उसको यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर आपने एक बहुत अच्छा मेथड बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक, हालांकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो जनरली दिमाग में सेट होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो हम लोग आंसर जीरो मार्क कर देते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर जीरो। एग्जैक्टली सर, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी की एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन होती है, जैसा चैप्टर वैसी उसकी डेफिनेशन। अगर हम लोग सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों से बोल दिया जाता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। अगर हम लोग एसएचएम या ऑसिलेशंस पढ़ते हैं तो वहां पर सिखाया जाता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम। तो जैसे ही वहां पर हम लोग मोशन डिस्कस करते हैं वैसे ही उसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में पार्टिकल कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे कि हमें बोल दिया गया कि एक सेकंड में 50 रिवॉल्यूशन, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोली जाती है, 50 हर्ट्ज। या अगर हमको दिया है हियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 100 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहां पर आगे डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। Its other units are revolutions per second, जिसको in short RPS, या फिर revolutions per minute, जिसको हम लोग in short RPM भी बोलते हैं। तो हमें बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहां पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया है, क्या लिखा हुआ है, 1 RPS, मतलब एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो बच्चों बताओ 60 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 60 रिवॉल्यूशंस, और 60 सेकंड को हम लोग एक मिनट बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया 60 RPM। तो एक रिवॉल्यूशन पर सेकंड को जब भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या लिख देंगे, 60 RPM। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बच्चों है टाइम पीरियड। जैसे आप जानते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे इस चैप्टर में। और सर ने बोला था ऑसिलेशन की बात करी थी, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो वहां का टाइम पीरियड होता है। तो बच्चों यहां पर यही बोलेंगे, इट इज अ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ है, पूरा एंगुलर कन्वर्ट करने के बाद, पूरा एंगुलर कवर करने के बाद वापस वो वहीं आ जाए, उसमें जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, एंड इट इज फ्रीक्वेंसी इनवर्स, कह सकते हो 1/n। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करता अपन ने, n से, कभी कभार f से भी डिनोट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड इज 1/f ऑल्सो। बच्चों आप जानते हैं टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकंड, SI यूनिट इज सेकंड।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वांटिटी जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, जल्दी से सोचिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों वहां पोजीशन थी, यहां क्या जोड़ देंगे, एंगुलर पोजीशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि फील लेके एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कितनी रेट से चेंज हो रही है, मतलब कितना फास्ट चेंज हो रही है। अगर एंगुलर पोजीशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है टाइम के साथ, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत तेज है। अगर एंगुलर पोजीशन बहुत स्लोली उसकी चेंज हो रही है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम है। बिल्कुल, मतलब हाउ फास्ट इज द एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सर। अब बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा कि इसका फर्स्ट टाइप आप देख पा रहे हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एवरेज हमेशा एक ही तरह डिफाइन होता है, टोटल अपॉन टोटल। बिल्कुल सर। अगर यहां पे ओमेगा एवरेज लिखा है, जिससे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो ओमेगा एवरेज मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल सर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी बड़े टाइम इंटरवल की जब हम बात करेंगे तो बड़े टाइम इंटरवल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बड़ा है तो आप जानते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। दैट्स व्हाई बच्चों जब भी हम लोग एवरेज ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज ओमेगा भी क्या होगा, स्केलर, क्योंकि यहां पर डेल्टा थीटा जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो बड़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी कैसा होगा, एक स्केलर। बिल्कुल सर। और नेक्स्ट है बच्चों इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अपन बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों जब भी अपन को इंस्टेंट की बात करते हैं, इंस्टेंट मतलब बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो एंगल कवर होगा वो भी बहुत छोटा सा कवर होगा, उसे क्या कहेंगे अपन, डी थीटा। तो बच्चों सर ने क्या समझाया था कि अगर एंगल बड़ा हो तो वो स्केलर क्वांटिटी है, पर अगर एंगल छोटा हो, डी थीटा हो, तो कैसे क्वांटिटी, वेक्टर। तो बच्चों जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इट इज एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई पार्टिकल रेवोल्यूशन कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या कहेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या बच्चों इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अपन बात करें बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, ऐसा छोटा कि अप्रॉक्स 0 के बराबर है, तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है वो टेंड्स टू क्या है, 0 है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। और बच्चों ये डी थीटा बाय डी टी ही क्या है, डी थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी कारण से ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों अगर यहां से अपन इसकी यूनिट की बात करें तो सोच सकते हो, थीटा रेडियन, टी सेकंड, मतलब रेडियन पर सेकंड। तो सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात पूछी सर आपने। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हो, क्या ये वेक्टर क्यों बना, बिकॉज डी थीटा वेक्टर था। क्या डी थीटा का डायरेक्शन अभी जस्ट सीखा राइट हैंड थंब रूल से, along the axis, along the axis। तो अपन कुछ ऐसे ही घुमा रहे थे, जिस डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी था, मतलब डी थीटा का डायरेक्शन था। तो बच्चा जो डायरेक्शन डी थीटा का होगा वही डायरेक्शन ओमेगा इंस्टेंटेनियस का भी होगा। तो बच्चों दे हैव सेम डायरेक्शन, मतलब डी थीटा और ओमेगा का सेम डायरेक्शन होगा, अगेन राइट हैंड थंब रूल। सर यहाँ पर कई बार बच्चे डाउट्स ये भी पूछते हैं कि सर डायरेक्शन जो होती है, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं कि पार्टिकल एंटी क्लॉक चल रहा है, तो एंटी क्लॉक अगर पार्टिकल चल रहा है तो थंब आ रहा है आउटवर्ड्स। बिल्कुल सर। अगर एंटी क्लॉक चल रहा है तो पार्टिकल थंब आ रहा है आउटवर्ड। अगर यही पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो थंब आएगा इनवर्ड्स। बिल्कुल सर। तो बच्चों का जनरली ये क्वेश्चन होता है कि सर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्या आंसर में हमें आउटवर्ड इनवर्ड लिखना होता है या इसके लिए कोई साइन हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे बच्चों अपन ने क्या सीखा था, अगर बाहर वाली एक्सिस एक्स और वाई प्लेन है, बाहर कौन सा पता है, जेड। क्या जेड को अपन बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करते थे, सिमिलरली अंदर की डायरेक्शन में जेड को कैसा कंसीडर करते थे, नेगेटिव। तो बच्चों सेम टू सेम अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मैं कहता हूं कि जेड बाहर आ रहा है तो जेड बाहर है तो अपन आउटवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करते थे। उसी प्रकार बच्चों अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस बाहर की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो z अपना अंदर की साइड होता था उसको अपन नेगेटिव z एक्सिस बोलते थे। तो बच्चों उसी प्रकार अगर ये नेगेटिव z एक्सिस की तरफ होता इस प्लेन के अकॉर्डिंग,
तो उसको अपन नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो सर क्या हम लोग इन शॉर्ट बच्चों को ऐसा लिखकर बता दें कि आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बिल्कुल सर। और क्लॉकवाइज अगर है तो हम लोग उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्टिकल का मोशन है। हाँ, और पार्टिकल का मोशन अगर क्लॉकवाइज है तो फिर उसके ओमेगा की डायरेक्शन अपन इंस्टेंटेनियस ओमेगा की डायरेक्शन नेगेटिव, बिकॉज वो इनवर्ट होगी। तो क्या सर ये हमेशा फिक्स ही रहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ही पॉजिटिव? नहीं से अपन ने जनरल फॉर्म में कंसीडर कर लिया और अपन इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब साइन कन्वेंशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। अपन ने एंटी क्लॉकवाइज बच्चों पॉजिटिव कंसीडर किया है और क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स आगे जैसा कि सर ने आपको ये पूरी बातें बता ही दी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में। यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब बच्चों रेडियन मतलब एंगल, और एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं है, सिर्फ डायमेंशंस है टाइम की, यानी कि t1 और ऊपर जाके बन जाएगी t-1। नीचे लिखा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, जैसा भी आपको सर ने अभी बताया। और लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा जस्ट सीखा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस पे रोटेशन हो रहा है। इस प्लेन पे हो रहा है तो या तो इसके बाहर होगा या फिर अंदर होगा। एंड अलोंग द एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। सर जैसा अपन ने बच्चों को समझा दिया, कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम या फिर आरपीएस के फॉर्म में दी होती है, तो बच्चे सर बहुत बार उसको कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए सर ने एक बहुत अच्छी बात करी है। यहाँ पर बच्चों को जनरली ये डाउट होता है कि हमें यूनिट हमेशा रेडियन पर सेकंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों नोटिस कीजिए, वैसे तो अगर हमसे बात करें कि ओमेगा की यूनिट क्या होती है तो आपका सीधा सा जवाब होगा रेडियन पर सेकंड। पर मानकर चलिए मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 2 RPS, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओमेगा कि बच्चों ओमेगा की वैल्यू है 2 RPS। अब बच्चों 2 RPS को अगर हम लोग रीड करें तो इसको बोलते हैं 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। क्या बोलते हैं? 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। पर हमें ओमेगा चाहिए किसमें? रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि हम जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में ही हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये तो दे दिया ओमेगा इज इक्वल टू 2 RPS, और R का मतलब है रिवॉल्यूशन। तो बच्चों एक चीज बताइए, आपको अभी अभी सर ने स्टार्टिंग में बताया था 1 रिवॉल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, और 360 डिग्री को अपन 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो क्या बच्चों हम लोग इस रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों अगर ओमेगा की इस वैल्यू में 2 इंटू 2 पाई कर दिया जाए तो अब ये बन जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कि जब भी हमें RPS या RPM इस तरह की यूनिट दी जाए तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें। तो सेकंड है तो इसकी जरूरत नहीं थी, पर RPM दे दिया जाए तो मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो मतलब 2 पाई का हमको स्पेशली ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करके हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर जैसा आपने यहां पर समझाया, अब साथ में एक क्वेश्चन और मन में डाउट आता है कि अपन जैसे बहुत बार किसी मूविंग व्हीकल में होते हैं या फिर अपन रेस्ट में तो कोई चीज मूविंग होती है, तो अपने को दूर वाली चीज तो बहुत धीरे धीरे शिफ्ट होती नजर आती है। हाँ। और पास वाली चीज बहुत तेजी से शिफ्ट होती नजर आती है, तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या रहेगा? सर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने पूछा बच्चों। देखिए ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है बच्चों अपनी डेली लाइफ के। इमेजिन कीजिए बच्चों कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, और ट्रेन के साइड में जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं अगर हम लोग उसको नोटिस करें, मान लीजिए यहां है, तो अगले ही इंस्टेंट पर वो हमें यहां दिखाई देता है। मतलब हमारे रिस्पेक्ट में अगर हमारा फेस इधर था तो अगले इंस्टेंट पर हमारा फेस इधर होता है, और वो बहुत ही रैपिड होता है। मतलब हमारे रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर पोजीशन बहुत जल्दी चेंज हुई तो हम बोलेंगे हमारे रिस्पेक्ट में बहुत तेजी से निकल गए। बिल्कुल। और उसी केस में अगर हमारे सामने कोई वहां पर बहुत दूर कोई पहाड़ है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम लोग देख रहे होते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में वो बहुत स्लोली पीछे जाता हुआ ऐसे नजर आता है। तो बच्चों एग्जैक्टली ये चीज क्या फिनोमिना है, इस पर हम लोग बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। बिल्कुल सर। बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने नाम दिया ए। ठीक है। और ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मान लेते हैं। और सिमिलरली एट द सेम टाइम यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बी और वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहां पर ऑब्जर्वर हैं, हम यहां पर ऑब्जर्वर हैं, और मान लेते हैं हमारे रिस्पेक्ट में इनको नोटिस कर रहे हैं, हमारे रिस्पेक्ट में इनको नोटिस कर रहे हैं। तो बच्चों अगर इन दोनों को इक्वल टाइम के लिए चलाया जाए,
किसके लिए? इक्वल टाइम के लिए। तो ये हो गया नियर बाय ऑब्जेक्ट और ये हो गया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। तो बच्चों अगर इनको इक्वल टाइम के लिए चलाया जाए तो इक्वल टाइम में मान लीजिए ये भी यहां पहुंच गया है और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे यहां पहुंच गया है। बिल्कुल सर। तो ये इनके स्ट्रेट लाइन पाथ मान लीजिए कुछ ऐसे रहे होंगे, ये भी इसका स्ट्रेट लाइन पाथ कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये ऑब्जर्वर पहले इन दोनों को इस स्ट्रेट लाइन पर मतलब सीधा अपने सामने नोटिस कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद अगर हम लोग नोटिस करें तो ये ऑब्जर्वर ए को तो यहां देख रहा होगा इस लोकेशन पे, बिल्कुल सर। मान लेते हैं किसी एंगल θ1 पे, और यही ऑब्जर्वर इसको यहां देख रहा होगा किसी दूसरे एंगल पर, यह होगा θ2। बिल्कुल सर। बच्चों नोटिस कीजिए जो ऑब्जर्वर था उसने इन दोनों को साइमल्टेनियसली नोटिस किया, ये दोनों इक्वल वेलोसिटी से चल रहे थे, पर सेम टाइम में जब हमने इनको चलाया तो दोनों की डिस्टेंस कवर भी एग्जैक्टली सेम थी। पर नोटिस कीजिए इस ऑब्जर्वर का जो फेस रोटेट हुआ उसका फेस रोटेट होने का एंगल अलग अलग है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट था उसके लिए तो उसके अपने फेस को रोटेट ज्यादा करना पड़ा इन द सेम टाइम, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था उसको देखने के लिए उसने अपने फेस को रोटेट किया कम एंगल से इन द सेम टाइम। तो बच्चों सेम टाइम में इसने ज्यादा एंगुलर पोजीशन कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया एट रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर ने नोटिस किया कि ए का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके रिस्पेक्ट में तो सेम टाइम में कम है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ओमेगा को डिफाइन किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम सेम है पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा पे भी फर्क पड़ेगा। जिसने सेम टाइम में कम एंगल कवर किया तो उसके लिए ओमेगा उसको कम दिखाई देगा, और जिसके लिए सेम टाइम में उसने ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया उसका ओमेगा ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट हमारे लिए जल्दी से क्रॉस हो जाती है, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको क्रॉस होने में एज कंपेयर टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहां ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही होती है। बिल्कुल सर, थैंक यू।